हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से। और आज से हम एक नया चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं विच इज़ बायोकेमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। जो आज का लेक्चर है हमारा वो है अमाइनो एसिड केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, जिसके सेंटर में है कार्बन एटम और प्रेजेंट है अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप। और जो आर ग्रुप होता है वो वेरिएबल पार्ट होता है, यानी कि हर एक अमीनो एसिड में आर ग्रुप डिफरेंट होगा। तो उसके हिसाब से हम अमीनो एसिड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर फ्री अल्फा NH3 अगर प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम एन टर्मिनल, और अगर फ्री अल्फा कार्बोक्सिल प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे सी टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, हमें पता है। तो जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है वो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है। एंड ग्लाइसिन के पास 0 कायरल कार्बन होते हैं। कायरल कार्बन मतलब क्या, कि कार्बन के चारों ग्रुप जो होते हैं ना, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, यानी कि कार्बन के साथ 4 ग्रुप अटैच हो सकते हैं। तो कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि वो कायरल कार्बन है। तो जो ग्लाइसिन होता है उसके पास होते हैं 0 कायरल कार्बन, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये तो हो गया एक अमीनो एसिड के बारे में। रिमेनिंग 17 अमीनो एसिड हैव 1 कायरल कार्बन, और जो बचे कुचे 17 अमीनो एसिड हैं उनके पास एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है एट द C2 पोजीशन, यानी कि कार्बन सेकेंड पोजीशन पे। फिर देखो, ये हो गए 17 अमीनो एसिड्स, ये हो गया एक 18, बचे कितने टोटल 2, मतलब टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं ना। तो 17 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, तो बचा 2। थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन इनके पास होते हैं 2 कायरल कार्बन, इसीलिए इनके पास होती है ज़्यादा स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। तो अगर क्वेश्चन में पूछे, मेनली क्वेश्चन तो इसी से आएगा कि ऐसे कौन से 2 अमीनो एसिड्स है जिनके पास ज़्यादा स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी होती है, तो क्या बोलेंगे हम कि थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन। अगर रीज़न पूछे तो रीज़न क्या देंगे, क्योंकि थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन के पास 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि 2s3r एंड 2s3s पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, और ये एसिमेट्रिक भी होते हैं। तो मेनली हमें यही याद रखना है कि ऐसे कौन से 2 अमीनो एसिड है जिनके पास ज़्यादा स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी होती है पूरे टोटल 20 अमीनो एसिड में से, तो वो होते हैं थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन। उसके बाद देयर विल बी नो फ्री COO- एंड NH3- ग्रुप आफ्टर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके बाद ऑफ कोर्स पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किसमें होगा, CONH2 होता है ना बॉन्ड। तो उसके बाद कोई भी फ्री कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप नहीं बचता है। उसके बाद ओनली R ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड रिएक्ट विद लिगैंड। तो जो सिर्फ जो R ग्रुप होता है ना अमीनो एसिड का, वही लिगैंड के साथ रिएक्ट करता है, बिकॉज अदर ग्रुप्स आर न्यूट्रलाइज टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि जो बाकी के जो भी ग्रुप्स होंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में न्यूट्रलाइज हो गए हैं। उसके बाद एनीथिंग अदर देन अल्फा शुड बी अ पार्ट ऑफ द आर ग्रुप। अगर आप अल्फा को छोड़ दोगे तो जितने भी बचे कुचे होंगे वो पार्ट होंगे आर ग्रुप का। फिर बीटा, गामा, एप्सिलॉन, तो वो जितने भी होंगे वो आर ग्रुप का पार्ट होंगे। उसके बाद L एंड D फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड। L का मतलब होता है लियो रोटेटरी एंड D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे बनाया है मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो हम कैसे पहचानते हैं कि ये D फॉर्म है और L फॉर्म है। आपने बहुत बार देखा होगा या फिर आपने कहाँ से भी पढ़ा होगा, तो आपने यही पढ़ा होगा कि अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम D फॉर्म, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है उसको बोलेंगे L फॉर्म। लेकिन नहीं, ये कॉन्सेप्ट मतलब सिर्फ यही कॉन्सेप्ट राइट नहीं है। देखो, लुक थ्रू द फंक्शनल ग्रुप दैट इज CHO। अब आप इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से इमेजिन करो स्ट्रेट, और आप इमेजिन करो कि ऊपर वाले साइड पे CHO प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आप CHO के ऊपर से देखो। ठीक है, आपको क्या देखना है कि CHO के अंदर से देखना है, और जो फारदेस्ट OH होगा, फारदेस्ट यानी कि मतलब दूर वाला, तो आप CHO के अंदर से देखोगे, और जो दूर वाला OH होगा अगर वो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे D फॉर्म। देखो, लुक थ्रू द फंक्शनल ग्रुप दैट इज CHO।
CHO के अंदर से आप देखोगे एंड इफ द फारदेस्ट OH यानी कि जो दूर वाला OH होगा अगर वो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं हम D फॉर्म। ये हो गया राइट कॉन्सेप्ट, ठीक है, D और L फॉर्म का एंड वाइस वर्सा फॉर दी L फॉर्म। उसके बाद ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट है और इसके टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। और उसके बाद इनेंशियोमर भी आपने सुना होगा, इनेंशियोमर का मतलब होता है मिरर इमेज। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी नोटिस किया है कि वो आपसे पूछेंगे कि नेचर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो नेचुरली किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं डी फॉर्म में और जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं एल फॉर्म में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ज्विटर आयन का कॉन्सेप्ट, कि ज्विटर आयन क्या होता है वो देखेंगे सबसे पहले। So both cationic and anionic form is present in the same amino acid। एक ही अमीनो एसिड के अंदर कैटाइनिक और एनाइनिक, कैटाइनिक यानी कि पॉजिटिव पार्ट, एनाइनिक यानी कि निगेटिव, दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। एसिड यानी कि प्रोटॉन डोनर एंड बेस यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो उसको बोला जाता है ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब ये क्यों ज़रूरी होता है ज्विटर आयन? देखो, अमाइनो एसिड के स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी होता है, उसके बाद बफरिंग कैपेसिटी के लिए भी ज़रूरी होता है, सोल्यूबिलिटी हो गया, प्रोटीन फोल्डिंग हो गया, इन सब चीज़ों के लिए ज्विटर आयन का होना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखो, जैसे कि बफरिंग कैपेसिटी होगी, बफर क्या होते हैं, वो पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो पीएच को मेंटेन आप कैसे करोगे? एक तो प्रोटॉन को डोनेट करके या फिर उसको एक्सेप्ट करके, तो हो गया ज्विटर आयन का फंक्शन। तो इस तरीके से ज्विटर आयन फॉर्म अमाइनो एसिड की स्टेबिलिटी, बफरिंग कैपेसिटी, सोल्यूबिलिटी एंड प्रोटीन फोल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देन अगर हम अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखें तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इससे तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि वो पूछते हैं सीधा कि नॉन पोलर अमीनो एसिड के नाम बताओ, 4 ऑप्शंस दे देंगे, पोलर पॉजिटिवली, पोलर निगेटिवली, एरोमेटिक, पोलर अनचार्ज, इन सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले नॉन पोलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं। तो जो नॉन पोलर होते हैं ना, उनको हाइड्रोफोबिक भी कहा जाता है, एलिफैटिक भी कहा जाता है। और जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को बना सकते हैं, क्योंकि उनकी जो साइड चेन होती है ना, उनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसकी वजह से। तो यहाँ पे नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? ग्लाइसिन, एलिनिन, प्रोलिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड मिथ्योनिन, ये तो हो गए नॉन पोलर अमाइनो एसिड। उसके बाद पोलर पॉजिटिवली चार्ज, पोलर पॉजिटिवली चार्ज कौन कौन से होंगे? लाइसिन जिसको K से डिनोट करते हैं, अर्जिनिन जिसको R से डिनोट करते हैं एंड हिस्टिडीन, ये हो गए पॉजिटिवली चार्ज, पोलर पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट है पोलर निगेटिवली। तो पोलर निगेटिवली में आते हैं आपके एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, ठीक है, ये दो आते हैं आपके पोलर निगेटिवली में। देन पोलर अनचार्ज, पोलर अनचार्ज में मेनली आते हैं 4 अमाइनो एसिड जिनमें है सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन एंड एस्पार्जिन, ठीक है, और ग्लूटामिन भी आता है, इसमें 5 आते हैं, पोलर अनचार्ज में क्या क्या आता है? सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन। एस्पार्जिन को N से डिनोट करते हैं, ग्लूटामिन को Q से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक मेनली होते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है, नॉन पोलर थे वो भी हाइड्रोफोबिक थे और जो एरोमेटिक है वो भी हाइड्रोफोबिक है। और एरोमेटिक में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं? फिनाइल एलेनिन जिसको F से डिनोट करते हैं, देन टायरोसिन जिसको Y से डिनोट करते हैं एंड ट्रिप्टोफेन जिसको W से डिनोट किया जाता है। उसके बाद ये तो होगी लिस्ट कि हमने क्या क्या देखा कि नॉन पोलर में कौन कौन से आते हैं अमाइनो एसिड? ग्लाइसिन, एलिनिन, प्रोलिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड मिथ्योनिन। पोलर पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। पोलर निगेटिवली एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। पोलर अनचार्ज सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन। एरोमेटिक फिनाइल एलिनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ये तो होगी अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन की लिस्ट। उसके बाद जो सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, ठीक है, ये जो 3 अमाइनो एसिड होते हैं ना, सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, ये सिर्फ ऐसे ही 3 अमाइनो एसिड है जिनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है।
अब अगर इनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो मतलब ये फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी को शो करेंगे। अब फॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी को शो करना है मतलब काइनेज एंजाइम का होना ज़रूरी है। तो ये 3 एंजाइम के ऊपर काइनेज एक्ट करता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि मेनली एस्पार्टेट मेडिएटेड होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। देन अगर हम सिर्फ टायरोसिन की बात करें तो टायरोसिन होता है पोलर, सेल्डम, नॉन पोलर, ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद टायरोसिन ओनली अमीनो एसिड विच एक्ट एज अ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। टायरोसिन एक इकलौता ऐसा अमीनो एसिड है जो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों की तरह काम करता है। हाइड्रोफोबिक कब काम करेगा? जब वो कोर में प्रेजेंट होगा, यानी कि अंदर वाली साइड में प्रेजेंट होगा। और हाइड्रोफिलिक के जैसे कब काम करेगा? जब वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा। और अगर ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है बिकॉज इजीली कैन गेट लिगैंड एक्सेस, तो इसको लिगैंड की एक्सेस इजीली मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ द कर्ली हेयर कि कुछ कुछ लोगों के बाल कर्ली की होते हैं एंड स्ट्रेट की होते हैं। तो जिनके बाल कर्ली होते हैं उनमें मेनली डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अगर आपने स्ट्रेटनिंग के बारे में सुना होगा, हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में, जिसमें हेयर्स को परमानेंटली स्ट्रेट किया जाता है, तो उसमें मेनली क्या करते हैं कि जो हेयर के अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है उनको ब्रेक किया जाता है ताकि बाल स्ट्रेट हो सके। तो जो स्ट्रेट हेयर होते हैं ना, वो उसका रिड्यूस फॉर्म होता है। फिर अगर हमने उसको कर्ल किया सपोज, तो कर्ली हेयर सस्टेनमेंट के लिए उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। ये तो हो गया कर्ली हेयर के बारे में। ठीक है, उसके बाद मेनली तो 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ 2 अमीनो एसिड्स को और डिस्कवर किया गया है जिसके नाम सिर्फ आपको याद रखने हैं और कोडॉन याद रखने हैं। तो जो 21st अमीनो एसिड होता है उसका नाम है सेलिनोसिस्टीन, जिसका कोडॉन होता है UGA, एंड 22nd अमीनो एसिड है पायरोलाइसिन, जिसका कोडॉन है UAG। सिर्फ आपको इसके नाम याद रखने हैं कि 21st है सेलिनोसिस्टीन एंड 22nd है पायरोलाइसिन। तो सेलिनोसिस्टीन जो है, जो सिस्टीन होता है हमारा, सिस्टीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, आप गूगल से सारे स्ट्रक्चर को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। तो जो सिस्टीन होता है ना, उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेलिनोसिस्टीन होता है ना, उसमें सेलिनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की अगर हम लिस्ट देखें, जो अब तक हमने जो 22 अमीनो एसिड देखे वो थे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अगर वो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की अगर लिस्ट पूछे, आपसे नाम पूछे, तो उसमें आता है ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ऑर्थोफॉस्फोसिरिन, 3 मिथाइल हिस्टिडीन, 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन एंड मेनी मोर। तो बस ये एक कॉमन एग्जांपल्स हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के, जिसके नाम आपको याद रखने हैं। ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ऑर्थोफॉस्फोसिरिन, 3 मिथाइल हिस्टिडीन, 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन। ठीक है, उसके बाद आपने ये 2 नाम भी सुने होंगे। फर्स्ट वन इज द सिस्टीन एंड सेकेंड इज द सिस्टाइन। तो सिस्टीन जो होता है ना, स्पेलिंग देखना, ठीक है, तो जिसमें ई है सिस्टीन, वो होता है रिड्यूस फॉर्म, और जो सिस्टाइन होता है वो होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अमीनो एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि गाबा। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। हिस्टामिन हो गया, डोपामिन हो गया, ये होते हैं अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स। उसके बाद अब हम देखेंगे कि निनहाइड्रीन टेस्ट क्या होती है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो जो निनहाइड्रीन टेस्ट होती है, ये एक केमिकल टेस्ट होती है जो परफॉर्म की जाती है कि अगर हमें देखना है कि किसी सॉल्यूशन में अमोनिया या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी अमीन्स या फिर अगर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए निनहाइड्रीन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इज अ केमिकल टेस्ट परफॉर्म टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स और अमाइनो एसिड्स। तो इसमें हम लेंगे 2 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस 2 टेस्ट ट्यूब में। फर्स्ट वन होगा प्रोटीन सॉल्यूशन जो कि होगा ब्लू कलर का, और एक लेंगे हम टेस्ट सैंपल जो कि होगा पिंक कलर का। ठीक है, उसके बाद हम इसको इंक्यूबेटर में रखेंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स। अब जो प्रोटीन सॉल्यूशन है वो तो ब्लू ही रहेगा, लेकिन जो हमने टेस्ट सैंपल लिया है, अगर वो पिंक कलर से अगर वो ब्लू या फिर पर्पल हो जाता है, मतलब उसके अंदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, और वो बनाते हैं रूमेंस कॉम्प्लेक्स। और रूमेंस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है, निनहाइड्रीन आएगा, ऑफ कोर्स अमीनो ग्रुप या फिर अमीन आएगा, क्योंकि वो उसमें प्रेजेंट है तभी तो उसका कलर चेंज हुआ ना, एंड रिड्यूस निनहाइड्रीन भी आएगा।
अब एक कंडीशन तो ये हो गई कि जो पिंक वाली टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर जो टेस्ट सैंपल था वो एक तो ब्लू या फिर पर्पल हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि वो जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब थी ब्लू वाली, वो ब्लू ही रहेगी और जो सेकेंड वाली पिंक थी उसका कलर चेंज नहीं हुआ। ऑफकोर्स अगर कलर चेंज नहीं हुआ मतलब उसके अंदर अमाइनो एसिड्स एब्सेंट है। और एक कंडीशन होती है कि जो ब्लू वाला है वो ब्लू ही रहेगा और जो पिंक वाली जो टेस्ट ट्यूब थी वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गई। अब अगर वो सिर्फ पर्टिकुलरली अगर वो येलो कलर में कन्वर्ट होती है, इसका मतलब होता है कि उसमें पर्टिकुलरली प्रोलीन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये तो होगी निनहाइड्रीन टेस्ट, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी अमीन्स या फिर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूवी अब्जॉर्बेंस बाय अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड किस नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन क्यों करवाना है हमें उसे अब्जॉर्ब। तो यूज़ फॉर द प्रोटीन क्वांटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल स्टडीज़, अगर हमें प्रोटीन का क्वांटिफिकेशन करना है या फिर अगर हमें किसी प्रोटीन की स्ट्रक्चरल स्टडीज़ करनी है तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो जो ट्रिप्टोफेन होता है ना वो 280 नैनोमीटर पे यूवी लाइट अब्जॉर्ब करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो टायरोसिन होता है वो अब्जॉर्ब करेगा एट 274 नैनोमीटर, फिनाइल एलिनिन एट 257 नैनोमीटर, हिस्टिडीन, सिस्टीन, मिथ्योनिन एट 200 नैनोमीटर टू 210 नैनोमीटर और जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो एट 220 नैनोमीटर। उसके बाद अगर हम बैकबोन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें अमाइनो एसिड की, तो ग्लाइसिन होता है सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल, देन फिनाइल एलिनिन एंड देन प्रोलिन। प्रोलिन होता है रिजिड। अब ये मैंने कैसे बताया आपको, तो आप इसके लिए इसके स्ट्रक्चर देख सकते हो तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन में कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जो टेक पार्ट लेते हैं, तो उसमें 4 अमीनो एसिड्स का टेक पार्ट होता है। फर्स्ट वन इज़ द सीरीन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन एंड थ्रियोनिन। तो इसमें से जो ग्लूटामिन और एस्पार्जिन है वो मेनली होते हैं ओ टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सीरीन एंड थ्रियोनिन होते हैं एन टाइप। अब इसको हमने ओ टाइप और एन टाइप क्यों बोला, क्योंकि इसके साइड चेन में OH प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए इसको बोलेंगे ओ टाइप, किसे, ग्लूटामिन एंड एस्पार्जिन को। और जो सीरीन और थ्रियोनिन है उसको बोलेंगे एन टाइप, क्योंकि इसके साइड चेन में NH प्रेजेंट होगा। और ये चारों अमीनो एसिड प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा अमाइनो एसिड केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने L and D फॉर्म को एक्सप्लेन किया और उसके बाद हमने ज्विटर-आयनिक फॉर्म देखा, देन क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड देखा। उसके बाद हमने देखा कि निनहाइड्रीन टेस्ट क्या होती है, यूवी अब्जॉर्बेंस बाय अमीनो एसिड एंड दैट्स इट, एंड प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.